हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हमारे नए टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जानते हैं ये क्या होता है। RDBMS इज अ टाइप ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मेंटेन और मैनेज द डेटाबेस। ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट, इट प्रोवाइड्स टू इंपॉर्टेंट फीचर्स, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। ये हमको दो फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे हमको पता है, सिक्योरिटी प्लस ऑथराइजेशन। ठीक है। इन RDBMS डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। RDBMS के अंदर हमारा जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। अगला पॉइंट, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL इज यूज टू कम्युनिकेट और इंटरेक्ट विद द RDBMS। जैसे कि हमने देखा DBMS के अंदर हम यूज़ करते हैं क्वेरी लैंग्वेज, उसी तरह से RDBMS का हम यूज़ करते हैं SQL। ठीक है, टू कम्युनिकेट बिटवीन द डेटाबेस। ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा है रूल्स ऑफ EF कोड। EF कोड मतलब क्या है। EF कोड का मतलब है, EF कोड एक साइंटिस्ट था, एक इंजीनियर था IBM के अंदर, जो कि उस टाइम पे DBMS सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। तो इस बंदे ने एक रिलेशनल मॉडल बनाया। ठीक है, रिलेशनल मॉडल बनाया और इस मॉडल के कुछ रूल बताए कि कैसे यूज़ होंगे, किस तरह से यूज़ होंगे। ठीक। तो आगे जाके क्या हुआ कि ये जो रिलेशनल मॉडल है, ये हम DB में जो हमारा है उसके साथ इंटीग्रेट करके हो गया, जिसका बना है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन चुका। ठीक। तो इस रिलेशनल मॉडल को DBMS में यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स है इफ कोड की तरफ से, वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी हम रिलेशनल मॉडल यूज़ कर पाएंगे। तो चलते हैं हमारे पहले पॉइंट पे। ऑल द डेटा एंटर इनटू द सेल मस्ट बी सिंगल वैल्यूड बिकॉज टू अवॉइड द डेटा लॉस। तो अभी इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, हर एक सेल में सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये एक टेबल है हमारा। ठीक है, टेबल के अंदर रोस एंड कॉलम्स होते हैं, ये भी हमको पता है, रोस और ये है कॉलम्स। ठीक है। तो इसी में से एक कॉलम में हम एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर एज एन एग्जांपल लेते हैं। तो एक बंदे का फ़ोन नंबर है जो कि 918 है। ठीक है। इसी तरह से इस बंदे के पास एक ही नंबर था, इसलिए इसने एक नंबर लिखा है। इसी तरह से अगर किसी बंदे के पास दो नंबर हो, जैसे कि कोई कोई लोग रखते हैं ना, व्हाट्सअप नंबर अलग और कॉलिंग का नंबर अलग, उसी तरह से अगर उसके पास दूसरा नंबर हो, अगर उस दूसरे नंबर को उसी सेल में 416 जो दूसरा नंबर है लिख दिया, तो इससे दिक्कत क्या होता है ना, जब हम अपने फ्यूचर में कभी हम इस वैल्यू को बुलाते हैं, फ़ोन नंबर को बुलाते हैं, तो हमारा जो ये जो टेबल है वो हमको रिटर्न करेगा पहला नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर रिटर्न नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कभी दूसरे नंबर को एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे और ना ही कुछ दूसरे नंबर कभी हम चेंज ही कर पाएंगे, क्योंकि पहली बात तो ये इम्प्रॉपर वे में स्टोर किया गया है। ठीक है। तो वी शुड नेवर स्टोर द वैल्यू इन सच वे। ठीक। तो इसी बात पे दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो बंदा है, स्टूडेंट है, जिसे हम एंटिटी के तौर पे लेते हैं, स्टूडेंट है। ठीक है। तो एक स्टूडेंट के मैक्सिमम क्या ही एट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे कि जैसे हम स्टूडेंट आईडी ले सकते हैं, और नेम, और क्या हो सकता है, एज, और फ़ोन नंबर 1, फ़ोन नंबर 2। ठीक है, ये हमारे हो गए एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स यानी क्या, कॉलम। कॉलम को हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं अपने डेटा को इंसर्ट करने पर, जो कि स्टूडेंट आईडी 1 ले लेते हैं, 2 एंड 3। नेक्स्ट नेम पे हम ले लेते हैं अपने पहला नाम जे, फिर देव, देन अगला फिर से हम जे ले सकते हैं, क्योंकि नाम तो बंदे लोग का सेम हो ही सकता है। और एज पे 20, 19, 21। ठीक है। फ़ोन नंबर पहले स्टूडेंट का जैसे, दूसरे का 716, और तीसरे का 158, और इसका 2 नंबर भी है, तो हम दूसरा नंबर हम, जैसे कि हमने एक नया कॉलम बनाया है फ़ोन नंबर 2, उस पर लिख सकते हैं। दूसरा नंबर इसका क्या है, 218। ठीक है। तो इसी तरह से जैसे मैंने
बोला था पिछले एग्जाम्पल पे, एक सेल पे हम 2 वैल्यू नहीं डाल सकते, तो उसी तरह से हम एक नया कॉलम बना सकते हैं फ़ोन नंबर 2 करके, जिसमें हम अपना दूसरा नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। इससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात पे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला रूल क्या है? इन RDBMS ऑल द डेटा शुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स इंक्लूडिंग मेटा डेटा। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, RDBMS का हम टेबल स्टोर करते हैं किस फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं डेटा। ठीक है, ये याद रखना। और इस पॉइंट में क्या एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया, वो ध्यान देना कि इंक्लूडिंग मेटा डेटा। तो जानते हैं कि मेटा डेटा होता क्या है? ठीक है, तो पहला पॉइंट, डिटेल्स अबाउट द डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। ठीक, और एनी रो फैक्ट विच डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। मेटा डेटा स्टोर्ड इन द टेबल कॉल्ड मेटा टेबल। तो हमारा जो भी मेटा डेटा है, तो एक टेबल में स्टोर होता है जिस टेबल का नाम है मेटा टेबल। ठीक है, अगला पॉइंट है, मेटा टेबल्स आर ऑटो जनरेटेड, which means it will be created automatically by the compiler or the software which you are using। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? इन RDBMS डेटा कैन बी स्टोर इन मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड वी कैन एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द टेबल्स विद द हेल्प ऑफ की एट्रीब्यूट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, पढ़ेंगे अभी आगे आने वाली वीडियो पे हम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हम RDBMS में मल्टीपल टेबल स्टोर कर सकते हैं ऑफकोर्स, एंड उन टेबल के बीच में हम कनेक्शन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। ठीक है, वो किसकी हेल्प से? की एट्रीब्यूट से, जो कि टॉपिक हम फ्यूचर में आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, तो हमारा अगला पॉइंट है, ऑल द डेटा एंटर इनटू टेबल मस्ट बी वैलिडेटेड। हम कोई भी डेटा टेबल में डालने से पहले उसको हमको वैलिडेट करना पड़ता है, और वैलिडेट करने के लिए हमारे पास है 2 तरीके। ठीक है, पहला है बाय असाइनिंग डेटा टाइप्स, दूसरा बाय असाइनिंग कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, जिस पे डेटा टाइप्स आर मैंडेटरी whereas कंस्ट्रेंट्स आर ऑप्शनल। इसका मतलब डेटा टाइप हमको हर एक टेबल में देना पड़ेगा, जबकि कंस्ट्रेंट हमारी मर्जी है, अगर हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं। पर हम बोलते हैं कि रेकमेंड करते हैं कि कंस्ट्रेंट यूज़ करना चाहिए, और वो क्यों यूज़ करना चाहिए आने वाली वीडियो में हम जानेंगे उसको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले आने वाली वीडियो में बहुत एक्साइटिंग टॉपिक्स होने वाले, सो स्टे ट्यून। मिलते हैं दोस्तों।